Hey everyone, welcome to my new YouTube channel. Let's learn it. Myself Shraddha, and today I'm going to teach you biology of 12th science. So, we will start from the chapter Inheritance and Variation. It comes the third chapter in a Maharashtra board textbook, and if you are a CBSE student, then it is a fifth chapter of the textbook, Principles of Inheritance and Variation. So, today is our first lecture. So, I'm not going in a depth in a first lecture. I will go step by step. So, firstly, we will start from simple basic things and we will move to the complexes. ठीक है? तो पहले हम देखेंगे कि इस बुक में इस कॉर्नर में यहाँ लिखा है कैन यू रिकॉल. सो मुझे तो पता है कि पिछले साल का भी हमको याद नहीं रहता है, फिर भी मैं तुम लोगों को ये रिकॉल करके दूंगी कि इन्होंने ये जो दिया है वो आप सभी ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है. फिर भी हमें अभी इसको रिकॉल करना पड़ेगा. ठीक है, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या दिया है इधर, इज देयर अ सिमिलैरिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट स्ट्राइक इन योर माइंड, दैट्स व्हाट इज ऑफस्प्रिंग्स. हाँ, ये जो वर्ड है ये आपके लिए बहुत नया है. ऑफस्प्रिंग्स मतलब क्या? तो ऑफस्प्रिंग्स मतलब नथिंग बट चाइल्ड और प्रोजेनी. ओके, तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स. ऑफस्प्रिंग्स में मतलब चाइल्ड में और पेरेंट्स में कोई सिमिलरिटी होती है या नहीं होती है. आपको तो पता ही है, जो आपने पहले सीखा है उसके बेसिस पे आपको तो पता ही है कि पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग्स में बहुत सारी सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग्स है, जो चाइल्ड है, उसमें जो सारा कैरेक्टर्स है, ट्रेड्स है, वो सब उसके पेरेंट्स से ही आता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल और कलर ऑफ द फेस. ये सब जो कैरेक्टर्स है वो सब पेरेंट्स से चाइल्ड तक आते हैं. इसलिए जो सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है वो थोड़ी बहुत सेम ही होती है. मतलब पेरेंट्स और जो चाइल्ड है उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हमें देखने को मिलती है. आगे का उन्होंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट आर द रोल्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो व्हाट इज़ अ क्रोमोसोम? इफ़ यू able to recall it then you can recall, but I will tell what is a chromosome. पहले तो हम क्रोमोसोम के पहले का बेसिक देख लेंगे. आपको तो सबको पता है कि सेल, हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सेल से बनती है, राइट. तो हमारी जो बॉडी का फंक्शनल यूनिट है वो है सेल, और सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो जो सब चीज़ें हैं वो सेल में होती है. तो सेल में जो मेन थिंग होती है सेंटर को, वो होती है न्यूक्लियस, और फिर न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल. तो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम का रोल क्या होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है, जेनेटिक मटेरियल है जो है, वो कैरी करना. तो मेन फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, वहाँ क्या लिखा है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ द क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम का यही रोल है कि कैरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. जो जीन्स होता है उसके फॉर्म में वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है. तो यही है रोल ऑफ क्रोमोसोम. ओके, तो ये आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि रोल क्या होता है क्रोमोसोम का. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस्ड. तो अब आपको एक क्वेश्चन आया होगा माइंड में कि हाइब्रिड सीड्स मतलब क्या है. तो हाइब्रिड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स. तो जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स, देन यू कैन टेक फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल एंड मेल. ये क्या है, जेनेटिकली डिसिमिलर है. इसका जेनेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, इसका जेनेटिकल स्ट्रक्चर है वो अलग है. तो जब हम इन दोनों में क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी हमें मिलेगी, जो चाइल्ड हमें मिलेगा, वो होगा हाइब्रिड, राइट. तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड. तो यही जो है कि जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स से
F1 जनरेशन में जो चाइल्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, राइट। तो यही है हाइब्रिड सीड्स का मतलब। हाउ आर हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस्ड? हाइब्रिड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स टू प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड सीड्स। ओके, तो F1 जनरेशन में जो प्रोड्यूस होता है वो हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। इट्स इट क्लियर? सो नाउ वी विल सी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? विच आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है वो भी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्यों फॉर्म होते हैं, कब फॉर्म होते हैं? जब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक आती है। जब ये क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं तब अगर उसके रिकॉम्बिनेशंस में या कुछ उस प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उधर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स फॉर्म होते हैं। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हम इस टॉपिक के इस लेसन के लास्ट में भी देखने वाले हैं। मैं आपको 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के नाम बताती हूँ और थर्ड जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो एक तो है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। थर्ड जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो अब हम हमारे जो मेन लेसन है उसको स्टार्ट करेंगे। सो गाइस लेट्स लर्न इट। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो दिया है क्रोमोसोम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर का, इस लेसन का जो बेसिस है वो है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स मतलब क्या? तो जेनेटिक्स क्या है वो तुम्हें समझना पड़ेगा। जेनेटिक्स is the study, okay, genetics is the study of heredity and variations. Genetics is the study of heredity and variations. तो हमें अब देखना है हेरिडिटी क्या है और वेरिएशंस क्या है। हेरिडिटी मतलब क्या है? अनुवंशिकता, जो हम नॉर्मल हिंदी में और मराठी में बोलते हैं अनुवंशिकता। तो हेरिडिटी मतलब क्या है कि पासिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब क्या? पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ये जो होता है उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज नोन एज अ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी एक ही कंसेप्ट है। मतलब क्या है? अनुवंशिकता। इसमें क्या होता है? तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है उसका ट्रांसमिशन होता है जनरेशन टू जनरेशन। मतलब क्या? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऐसा ही आपको अगर डेफिनेशन आती है या फिर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखना है। हेरिडिटी मतलब क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। और वेरिएशन मतलब क्या है? तो वे आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन से तो कंसेप्ट समझ में आ रही होगी। तो वेरिएशन मतलब क्या है कि वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन इज़ अ डिफरेंस इन अ डीएनए स्ट्रक्चर अमंग इंडिविजुअल्स। तो आपको तो पता ही है कि कोई भी इंडिविजुअल सेम नहीं होता। सभी का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जो बाकी का भी स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। अलग अलग स्पेशीज़ के बारे में नहीं बात कर रही हूँ मैं, सेम ही स्पेशीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। अलग अलग स्पेशीज़ मतलब क्या? ह्यूमन स्पेशीज़ है, प्लांट स्पेशीज़, इंसेक्ट्स है, एनिमल है, वो सब तो अलग अलग होती है। पर सेम स्पेशीज़ में भी कभी भी जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं होता। मतलब हर एक का डीएनए स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। इसको ही हम वेरिएशन बोलते हैं। तो सिर्फ इसमें एक्सेप्शन क्या आता है? आइडेंटिकल ट्विंस। पर आपको तो पता ही है आइडेंटिकल ट्विंस में भी कुछ ना कुछ तो वेरिएशंस होता ही है, थोड़ा बहुत तो वेरिएशंस आता ही है। तो यही है जेनेटिक्स में जो दो आता है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। मतलब जेनेटिक्स है, स्टडी है हेरिडिटी का और वेरिएशंस का, जो आपको अब मैंने बताया है कि हेरिडिटी मतलब क्या है और वेरिएशन मतलब क्या है, ठीक है। तो हेरिडिटी इज अ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। एंड वेरिएशन मतलब क्या है? जेनेटिक वेरिएशन इज अ डिफरेंस
इन अ DNA स्ट्रक्चर अमंग इंडिविजुअल, राइट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ उन्होंने दिया है द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस वॉज सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेटेड बिफोर क्रोमोजोम्स हैड बीन ऑब्जर्व और जीन्स वेयर नोन। जीन्स और क्रोमोजोम्स जो ऑब्जर्व किया है ना, उसके पहले ये मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस इन्वेस्टिगेट किया गया था। तो ये किसने इन्वेस्टिगेट किया है? तो आपको एक क्वेश्चन आएगा जो आपको नीट के लिए भी आ सकता है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी आ सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आपको लिखना है ग्रेगर जोहान मेंडल, क्योंकि ग्रेगर जोहान मेंडल वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैव एक्यूरेटली गिवन द explanation of the mechanism of inheritance by using the hybridization technique। तो यह पूरा जो चैप्टर है अब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के ऊपर ही है। तो मेंडल ने क्या किया था, उसने वो फर्स्ट ऐसा रिसर्चर है, उसने फर्स्टली एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दिया है मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस का बाय यूजिंग द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। उसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन किसी ने भी इतना एक्यूरेट जो मैकेनिज्म है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्रेगर जोहान मेंडल, इन्होंने ये मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस दिया, इसलिए हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। ओके गाइस, सो ये आपको MCQ के लिए भी आ सकता है और मतलब नीट के लिए भी आ सकता है और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी आ सकता है। तो आगे का हम देखते हैं कि ये जो जोहान मेंडल है, उन्होंने ये इतना एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन कैसे दिया है। तो इनहेरिटेंस ऑफ द 7 ट्रेड्स इन अ गार्डन पी प्लांट were studied individually, one at a time or in a combinations of 2 or 3 characters at a time। तो मेंडल ने क्या किया कि उन्होंने गार्डन पी प्लांट उनके एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया। वो बाकी भी प्लांट सिलेक्ट कर सकते थे, पर उन्होंने गार्डन पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। पर उन्होंने गार्डन पी प्लांट उनके एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया था। तो गार्डन पी प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने वो जो 7 कैरेक्टर्स है वो वन इंडिविजुअली एट अ टाइम और इन कॉम्बिनेशंस 2 और 3 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, मतलब एक कैरेक्टर और कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर एट अ टाइम उन्होंने क्या किया है, स्टडी किया है। और वो फिर उन्होंने वो डाटा मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली उन्होंने प्रोसेस किया। ठीक है, तो आगे क्या दिया है, मेंडल पोस्टुलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी विच देन बिकेम फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी। फर्स्टली मेंडल ओनली पोस्टुलेटेड these principles means as a principles of heredity, but now they have become like fundamental laws of heredity। okay, मेंडल knows that, उसको पता था कि उधर कुछ तो है, मतलब समथिंग इज देयर हु इज ट्रांसफरिंग द जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। देयर इज समथिंग एंड दैट समथिंग ही कॉल्ड एज अ फैक्टर, सो ही गेव द नेम फैक्टर टू दैट समथिंग। ओके, फैक्टर्स। तो ये जो फैक्टर्स है वो एक्सप्रेशन के लिए, कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन के लिए और ट्रेट्स के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा उसका कहना था। तो उसको पता था कि सेल में कुछ तो है, जो समथिंग है वो कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करता है। तो उसने उस समथिंग को फैक्टर बोल दिया, और वो फैक्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, expressions of particular traits and the characters। So he proposed that factors are particulate in nature and the Mendelian factors are now termed as a genes। So आपको तो पता है हर कोई भी जो लॉ होता है या कोई भी जो वर्ड होता है उसका एडवांस तो होता है रहता है। तो हम अब उसको उस फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। जिसको वो समथिंग जो बोला था उसको उसने कॉइन क्या किया था, फैक्टर्स। और अब हम उसको टर्म दिया है, मेंडेलियन फैक्टर्स को हमने जो टर्म दिया है उसका नाम है जीन्स, तो हम उसको जीन्स बोलते हैं, राइट।
These factors occur in a pairs in the parents and segregate from each other during the gamete formation. तो ये जीन का जो पेयर है वो पेरेंट में पेयर में रहता है, राइट. पर जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, जब हाइब्रिड का फॉर्मेशन होना होता है, तब क्या होता है, ये जो जीन्स है वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उनका ब्लेंडिंग और मिक्सिंग नहीं होता. ये जो पेयर ऑफ जीन है वो कहाँ होता है, पेरेंट्स में मौजूद होता है. और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब कोई भी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग नहीं होता, तो ये दो जीन्स है वो सेपरेट हो जाते हैं और गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो मैं अब आपको बताऊंगी कि मेंडल ने ये 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से लिए थे पी प्लांट्स के. तो पी प्लांट है उसमें ज़्यादा पेयर से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के. बाकी बाकी भी प्लांट्स में मिल सकते थे, पर जो पी प्लांट है उसमें ज़्यादा हमें ट्रेड्स और कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए उसने पी प्लांट चूज़ किया था. ठीक है. तो अब हम देखेंगे 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. यहाँ भी उन्होंने लिखा है कि 7 पेयर्स ऑफ मीन्स कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स इन अ पी प्लांट. एंड पी प्लांट को पाइसम सटाइवम भी बोलते हैं. पाइसम सटाइवम क्या है, पाइसम सटाइवम है साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट. ये आपको नीट के लिए आ सकता है, ये बहुत जगह में पूछा जा सकता है, MCQ में भी पूछा जा सकता है कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है. तो ये साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम. ओके. तो अब हम देखेंगे 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. जैसे हमारे बॉडी में होता है, ह्यूमन बॉडी में हाइट होता है, वेट होता है, कलर होता है, शेप होता है, साइज होता है, वैसे ही सेम हमें पी प्लांट में ही और बाकी के प्लांट में भी देखने को मिलता है. पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और विजिबल जो है वो है पी प्लांट में, इसलिए उसने पी प्लांट चूज़ किया है. ठीक है. तो अब हम वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखेंगे. पहला तो है सीड शेप. सीड शेप मतलब क्या है, उसका जो बीज होता है उसका शेप, सीड शेप. देन उसका है सीड कलर, उसके बीज का कलर, मतलब मटर का जो बीज है उसका शेप, उसका कलर. फिर उसका पॉड शेप. तो पॉड शेप मतलब क्या है, उसकी जो फली होती है उसका शेप, और पॉड कलर मतलब उसकी फली का जो होता है कलर. ठीक है. फिर है फ्लावर कलर, फ्लावर लोकेशन एंड प्लांट हाइट. तो ये है 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. कौन कौन से कैरेक्टर्स, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर लोकेशन एंड प्लांट हाइट. सो गाइज़, ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, इसलिए मैं ज़्यादा लेंदी नहीं कर रही हूँ. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.